प्रिय छात्रों और छात्राओं, हिंदी साहित्य की ऑनलाइन कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर मीना गौतम आज आपकी बीए तृतीय वर्ष की कक्षा ले रही हूँ। बीए तृतीय वर्ष में आपकी मैंने बहुत सारी कक्षाएं ली हैं और अब आपका चूंकि परीक्षाओं में बहुत कम समय रहा है, अब मैं जो आपकी कक्षाएं आगे भी लूँगी प्रश्नोत्तर शैली में लूँगी। और आज जो मैं कक्षा लेने जा रही हूँ, जो आपकी कक्षा है वो अज्ञे पर केंद्रित है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे पर मैं पहले कई कक्षाएं ले चुकी हूँ। उनके काव्यगत परिचय पर हम बात कर, काव्यगत विशेषताएं, साहित्यिक परिचय और प्रयोगवाद को लेकर मैंने कई कक्षाएं ली हैं। और पिछली जो कक्षा मैंने ली थी, यह दीप अकेला जो कविता है, इसकी व्याख्या, इसका मूल प्रतिपाद्य, मूल उद्देश्य, इस पर मैंने आपकी कक्षा ली थी। और जब मैंने इसके मूल उद्देश्य, मूल प्रतिपाद्य की बात की थी, तो मैंने आपसे कहा था कि इनकी जो दूसरी कविता है नदी के द्वीप, वो भी बहुत महत्वपूर्ण कविता है। इनकी 3 कविताएं हैं जिस पर मैं चर्चा करूंगी। एक यह दीप अकेला, नदी के द्वीप, और तीसरी कविता है कलगी बाजरे की। और ये जो तीनों कविताएं हैं, जो अज्ञे की सबसे उनका जो एक दृष्टिकोण, उनकी एक जो विचारधारा थी, उसमें एक बड़ी नवीनता लाने वाली जो कविताएं हैं, ये तीनों कविताएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अज्ञे की जो ये कविता है बहुत सफल कविता रही है। यह नदी के द्वीप और बहुत प्रसिद्ध कविता है। नदी के द्वीप जो कविता है आपके, इसके 4 खंड हैं और ये कविता, ये मैं आपको पीडीएफ में इस कविता को मैं डालूंगी। और यह इनकी बड़ी प्रसिद्ध कविता है और इसमें जो मैंने अभी से कहा कि ये बड़ी सफल कविता है। सफलता किस मायने में हम बात करना चाह रहे हैं। अब हम प्रयोगवाद की जब बात करते हैं, प्रयोगवाद के अंदर जो उसका जो रूप पक्ष था, जो शिल्प पक्ष था, जो बिंब विधान है, उपमान है, प्रतीक योजनाएं हैं, वो बहुत नई थी और वो बहुत अलग किस्म की उपमान इन्होंने प्रयोग किया था। जो प्रयोगवाद का जो मूल था कि सभी उपमान पुराने हो गए हैं, नए उपमानों पर बात की जानी चाहिए। तो इस जो कविता, ये जो नदी के द्वीप है, इस मायने में महत्वपूर्ण है कि इस कविता में अज्ञे ने आरंभ से अंत तक जो इसकी जो प्रतीक योजना है, प्रतीक योजना बहुत सफल इन्होंने इसका निर्वाह किया है। और अज्ञे को, जैसा कि मैंने पिछली कक्षा में भी बात की थी, इनको बहुत व्यक्तिवादी विचारधारा का कवि माना गया है। लेकिन ये जो आप कविताएं देखेंगे, यह दीप अकेला, इसमें भी मैंने कहा कि इसमें व्यक्तिवाद के, व्यक्ति की अस्तित्व का जो मूल है, कि अस्तित्व का जो महत्व है, सिर्फ या उसकी सार्थकता सिर्फ इस वजह से है कि वो समाज के प्रति समर्पित है। व्यक्ति, और जो नदी के द्वीप जो कविता है, इसमें व्यक्ति और समाज का जो अंतर संबंध है, इस विषय पर बात की गई है। तो कहने का भाव यह है कि व्यक्तिवादी विचारधारा होते हुए भी इसके इन कविताओं में सामाजिक जो भूमिका है, व्यक्ति की जो सामाजिक भूमिका होती है, व्यक्ति का जो सामाजिक उद्देश्य होता है, वो बहुत महत्वपूर्ण और बहुत खूबसूरत तरीके से इस कविता में व्याख्यायित किया गया है। अब इस कविता को अगर हम देखेंगे, नदी के द्वीप मैंने खोली है, आप भी इस किताब को लेके, बुक को जब आप लेंगे तो नदी के द्वीप आप कविता पढ़ेंगे तो आपको खुद जो पहली ही इसकी पंक्ति है कि हम नदी के द्वीप हैं, हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोत वाहिनी बह जाए, वह हमें आकार देती। देखिए, पहली ही पंक्ति को जब आप समझेंगे, हमको छोड़कर स्रोत वाहिनी, जो जिससे हम पैदा हुए हैं, कहीं ना कहीं उससे जुड़ाव है। तो यहाँ जो इसको अगर आप प्रतीकों के हिसाब से देखेंगे, यहाँ मनुष्य को इन्होंने द्वीप के रूप में यहाँ पर व्याख्यायित किया है। और जो सनातन जीवन धारा आ रही है, जो काल धारा चलती आ रही है, उसको नदी के रूप में व्याख्यायित किया, नदी को प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया है। और नदी के अंदर जो अविरल प्रवाह चलता रहता है, कहीं ना कहीं द्वीप वहीं से पैदा होते हैं। तो कहीं ना कहीं जो एक सनातन सभ्यता हमारी जो चलती आ रही है, मनुष्य का जन्म उसी से ही होता है। और नदी में जब अविरल द्वीप का जन्म होता है, अविरल धारा से जो द्वीप का जन्म होता है, उसमें कई बार बाढ़ आ जाने से द्वीप एक जगह से दूसरी जगह भी उखड़कर पहुंच जाता है। और कहने का भाव यह है, और नई जगह पर वह दोबारा ही उसका निर्माण हो जाता है। तो अनंत और अविरल चलने वाली जो जीवन धारा है, उसी से व्यक्ति का जन्म होता है और कहीं ना कहीं उसी में व्यक्ति अपने काल कवलित हो जाता है, उसकी प्राण उसके वहीं पर समाप्त हो जाते हैं, उसका जो अस्तित्व है वहीं पर समाप्त हो जाता है। जैसे नदी की धारा के मार्ग में द्वीप आते जाते रहते हैं, इसी प्रकार समय की कालधारा में मनुष्य रूपी द्वीप आते जाते रहते हैं।
इस तरह कवि ने नदी को एक जीवन धारा के रूप में यहाँ पर दिखाया है और प्रतीक और द्वीप को व्यक्ति का प्रतीक बनाकर बहुत खूबसूरती से इन्होंने यहाँ पर व्याख्यायित किया है। और कोई भी द्वीप नदी के कितने वेग को सहन कर सकता है, उसकी उस धारा के कारण कितने कोण, गलियां, रेतीला किनारे, किस प्रकार के अंतर द्वीप बनते रहते हैं, उसका शरीर किस प्रकार बनना है, कैसे उसका व्यक्तित्व धारण करना है मनुष्य का, यह सब काल की धारा पर ही निर्भर होता है। इस प्रकार कहने का भाव है कि अनंत काल से चली हुई जीवन धारा के अंदर ही व्यक्ति का जो विकास है वो वैसे ही बनता है, व्यक्ति का निर्माण है वैसे ही बनता है। और जो नदी का प्रवाह है वो भूखंड को, मिट्टी को, रेत को अपने साथ बहाता रहता है और कुछ समय बाद द्वीप बना देता है। वो स्वयं देखिए अब कैसे लिखते हैं कि हम नदी के पुत्र हैं, बैठे नदी की क्रोड़ में, वह बृहद भूखंड से हमको मिलाती है और वह भूखंड अपना पितर है। तो ये जो प्रतीक विधान का जो उद्देश्य इन्होंने बताया है, इसमें व्यक्ति काल धारा और जीवन धारा का सामना कर सके तो ठीक है, अदरवाइज वह उसके प्रवाह में बह जाता है तो उसका अंत बिल्कुल निश्चित हो जाता है। तो व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करना और उसको नए आकार देना, या जो उसका एक आकार है वो देना, नदी की धारा का ही काम है। तो अब हम नदी के द्वीप की जो कविता को पढ़ेंगे तो आपको ये अर्थ सारे स्पष्ट होते चले जाएंगे। इसमें नदी के द्वीप में जो किस प्रकार के विचार व्यक्त किए गए हैं इसको हम देख सकते हैं। उसके आपके जो प्रश्न आता है मूल रूप से कई बार आता है कि ये जो आपका इसमें मूल विचार क्या है या मूल प्रतिपाद्य क्या है, इस तरीके से आपके इसमें प्रश्न आ सकते हैं। तो हम इसमें जो व्यक्त हैं उन विचारों पर पहली बात करेंगे कि ये जो कविता है इसमें कहीं ना कहीं कवि ने व्यक्ति के व्यक्तित्व और समाज का जो अस्तित्व है उन दोनों को बिल्कुल असंपृक्त बताया है कि ये दोनों बिल्कुल कभी भी अलग नहीं हो सकते, एक दूसरे से जुड़े हैं। व्यक्ति के बिना ना तो समाज का कोई महत्व होता है, ना समाज के बिना व्यक्ति का कोई महत्व होता है। अगर व्यक्ति समाज में रहता है और सामाजिकता से ही उसका जीवन सुखी होता है, और व्यक्ति जो कुछ भी बनता है वह उसका कोई भी जो व्यक्तित्व निखरता है वह उसकी दृढ़ता पर, उसके विवेक पर निर्भर करता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, और वह सामाजिकता के प्रति उसको समर्पणशील रहना चाहिए और साथ ही साथ अपने अस्तित्व की रक्षा करता रहे। दूसरा हम उद्देश्य पर कहेंगे कि सामाजिक जीवन सत्य का उद्घाटन इस नदी के द्वीप कविता में किया गया है। इस कविता में द्वीप और सामाजिक जीवन धारा को नदी की धारा के रूप में प्रस्तुत करके प्रतीकात्मक तरीके से बताया है। और बिना सामाजिकता के व्यक्ति के व्यक्तित्व के अंदर कोई भी परिवर्तन होना या अस्तित्व उसका बन पाना भी बहुत ही मुश्किल होता है। नदी के प्रवाह से द्वीप बनता है, इसी प्रकार समाज से व्यक्ति का निर्माण होता है। समाज ही उसे भिन्न भिन्न रूप प्रदान कर सकता है और सामाजिक जीवन धारा के प्रति एक स्थिर समर्पण की बात कहकर व्यक्ति बार बार कहते हैं कि व्यक्ति उस समाज से बिल्कुल अभिन्न होता है। किंतु हम हैं द्वीप, हम धारा नहीं हैं, स्थिर समर्पण है हमारा, हम सदा से द्वीप हैं स्रोत वाहिनी के। जिस प्रकार द्वीप और धारा परस्पर संबंध होते हुए भी पृथक स्थिति है, उस प्रकार व्यक्ति सामाजिकता से जुड़कर भी अपना अलग अस्तित्व बना सकता है, अलग अस्तित्व रखता है। और कोई भी व्यक्ति उसका व्यक्तित्व जितना भी स्थिर होगा उतना ही वह सामाजिक जीवन में या सामाजिकता के लिए उपयोगी हो पाएगा। सामाजिक जीवन की धरोहर लेकर ही व्यक्ति बनता है। इसीलिए कवि यहाँ कहते भी हैं, नदी तुम बहती चलो, भूखंड से जो दाए हमको मिला है मिलता रहा। इस प्रकार के भाव जो हैं इस नदी के द्वीप कविता में दिए गए हैं। एक और इसमें है कि समाज और जीवन धारा का जो संबंध है, समाज और जीवन धारा को एक प्रतीक रूप से जो इन्होंने बताया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। कवि ने प्रतीक रूप में भूखंड को द्वीप का पिता और नदी को माता बताया है। और समाज और जीवन धारा का इसी प्रकार एक पारस्परिक संबंध होता है। व्यक्ति का निर्माण समाज और कालधारा से होता है, वह समाज से जुड़ा हुआ रहता है। उसको जो भी संस्कार हैं अपने समाज से, अपने जीवन से मिलते हैं। और रेत मिट्टी का जो द्वीप है वो पैतृकता से उसको मिला है। वो कहते हैं ना कि इन्होंने कहा कि वह पिता है, वह पितर हैं, जो ये भाव यहाँ पर आता है।
तो कवि का जो मूल विचार है वह जीवन धारा में वो मानते हैं कि इतना स्थायित्व नहीं है, सामाजिक अनुरूपता नहीं है, और एक व्यक्ति की विशिष्ट सत्ता भी जब तक बड़ा मुश्किल है, जब तक उसको समाज से जोड़ा नहीं जा सकता। तो इस प्रकार हम इस कविता को देखते हैं। इस कविता में प्रतीक योजना का बहुत अच्छा और बेहतरीन निर्वाह किया गया है, और उन्होंने इस कविता में एक दार्शनिक सत्य का उद्घाटन किया है कि व्यक्ति का जीवन और जो मृत्यु है वह एक अखंड जीवन धारा का परिणाम है, और कोई भी व्यक्ति उसका जो अस्तित्व है उसका वो जीवन धारा या समाज के सहयोग से ही बनता है। और व्यक्तिवादी दृष्टिकोण जरूर अज्ञे का रहा था, लेकिन इस कविता में और पिछली जो यह दीप अकेला कविता में यहाँ पर व्यक्तिवादी होते हुए भी वो समाज के अंदर और जीवन सत्य को बहुत सहजता से यहाँ पर स्वीकारते हैं। और आज की आपकी कक्षा के लिए इतना ही, और अब मैं आगे आपसे अगली कक्षा में बात करूँगी। धन्यवाद।